मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। पिछले वीडियो में हमने इल्तुतमिश के वो प्रारंभिक जीवन और शासक बनने के बाद उसकी प्रारंभिक जो समस्याएं थी उसके ऊपर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम इल्तुतमिश द्वारा जो अपनी प्रारंभिक समस्याओं से निपटने के लिए जो कार्य किए गए थे, या ऐसा कह सकते हैं कि हम इस वीडियो में इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में वो अध्ययन करेंगे। देखिए, शासक बनने के बाद इल्तुतमिश के सामने है वो अनेक प्रारंभिक समस्याएं थी जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिनमें सबसे प्रमुख समस्या थी तुर्की अमीरों की, जो कि उसका विरोध कर रहे थे। उनकी समस्या सबसे प्रमुख थी। अतः इल्तुतमिश ने शासक बनते ही सर्वप्रथम अपनी इसी समस्या के समाधान का प्रयास किया, क्योंकि ऐसा करके वह अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करना चाहता था। वह अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के पश्चात ही अपनी बाह्य परिस्थितियों पर एक प्रकार से अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। अतः ऐसी परिस्थिति में उसने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम जो विरोधी तुर्की अमीर थे उनके ऊपर वो शिकंजा कसना प्रारंभ किया। यद्यपि इल्तुतमिश वो आराम शाह को निर्णायक रूप से पराजित कर चुका था, किंतु फिर भी बहुत सारे तुर्की अमीर जो कि उसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने अपने सैनिक दस्ते वो दिल्ली के आसपास एकत्रित कर लिए थे और वो राजधानी दिल्ली पर आक्रमण करने का है वो एक प्रकार से प्रयास कर रहे थे। किंतु इल्तुतमिश ने कूटनीति से और धैर्य से काम लेते हुए अपनी सेना के साथ है वो अचानक इन विरोधी तुर्की अमीरों पर है वो अचानक आक्रमण किया और उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। इस आकस्मिक आक्रमण में जो अनेक विरोधी तुर्की अमीर थे वो मारे गए, कुछ बंदी बनाकर मार डाले गए, शेष ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार इल्तुतमिश वो अपने अधिसंख्यक विरोधी तुर्की अमीरों से वो निजात पाने में सफल रहा। किंतु अभी भी उसके सामने ये एक समस्या बनी थी कि जो दरबार था, उस दरबार में अभी भी उसे अपने विरोधी तुर्की अमीरों द्वारा अपना विरोध करने की है वो एक प्रकार से आशंका बनी हुई थी। अतः उसने दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दरबार में जो महत्वपूर्ण पद थे उन पदों पर अपने विश्वस्त सेनानायकों को, जो विश्वस्त गुलाम या जो दास थे, उनको नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। और इसके लिए उसने अपने प्रति विश्वस्त और निष्ठावान 40 गुलामों का एक दल, जिसे चारगान या चालीसा या तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है, का गठन किया। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोज शाही में इस 40 गुलामों के दल को तुर्कान चहलगानी के नाम से संबोधित किया। विभिन्न इतिहास की पुस्तकों में इसे चारगान, चालीसा या तुर्कान चहलगानी के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। यह जो 40 गुलामों का दल था, इल्तुतमिश द्वारा अपने प्रति निष्ठावान गुलामों का एक जो संगठन बनाया गया था। इस संगठन में जो इल्तुतमिश के प्रति जो वफादार गुलाम या तो दास थे, उन्हें इल्तुतमिश द्वारा अपने दरबार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया ताकि वो दरबार में अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत कर सके। सबसे पहले जो पहला बिंदु हम लिखेंगे इसमें इल्तुतमिश की उपलब्धियों में, इल्तुतमिश के कार्यों में, वो होगा विरोधी तुर्की अमीरों का दमन। दूसरा इसमें बिंदु बन सकता है वो दूसरा बिंदु बनेगा चारगान या तुर्कान चहलगानी का गठन, या ऐसा कह सकते हैं कि चालीसा मंडल का गठन। तीसरा बिंदु जो है वो ताजुद्दीन याल्दौज से संबंधित है। तीसरा बिंदु हम इसमें बिंदुवार अगर लिखना चाहें तो तीसरा बिंदु बना सकते हैं ताजुद्दीन याल्दौज का दमन। देखिए, ताजुद्दीन याल्दौज जो कि अभी गजनी का शासक था, ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद उसने इल्तुतमिश का जो अधीनस्थ भारतीय क्षेत्र था उसको गजनी के अधीनस्थ मानते हुए इल्तुतमिश के लिए अधीनता सूचक राजकीय छत्र और जो राजकीय पोशाक जिसे खिल्लत कहा जाता था वो भिजवाई। इल्तुतमिश चूंकि अभी अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर पाया था, अतः ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उसने
इस अपमान को सहन कर लेना ही एक प्रकार से उचित समझा और उस राजकीय पोशाक को है वो स्वीकार कर लिया। किंतु फिर भी वह अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता था। कुछ समय पश्चात ताजुद्दीन याल्दोज ने नासिरुद्दीन कुबाचा का जो क्षेत्र था, पंजाब, लाहौर, मुल्तान वाला, उसमें ताजुद्दीन याल्दोज ने वो लाहौर पर आक्रमण करके और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने इस समय अपनी दुर्बल परिस्थिति होने के कारण तटस्थ रहना ही उचित समझा, किंतु शीघ्र ही उसे वो एक ऐसा अवसर प्राप्त हो गया। 1215 ईस्वी में जो ख्वारिज्म का जो शाह था, उसने ताजुद्दीन याल्दोज यानी गजनी पर आक्रमण करके ताजुद्दीन याल्दोज को गजनी से खदेड़ दी। गजनी से खदेड़े जाने के बाद ताजुद्दीन याल्दोज लाहौर की तरफ आया। उसने लाहौर से को अपना केंद्र बनाकर सिरसा, कुहराम, बठिंडा और थानेश्वर तक का जो क्षेत्र है उस पर है वो अधिकार कर लिया और दिल्ली पर आक्रमण करने का है वो एक प्रकार से इरादा करके वह आगे बढ़ा। इल्तुतमिश ने ऐसी परिस्थितियों में उसका सामना करना उचित समझा और अपनी विशाल सेना के साथ उसने दिल्ली के समीप ताजुद्दीन याल्दोज का जो तराइन का जो मैदान है, उस तराइन के मैदान में है वो उसने ताजुद्दीन याल्दोज का सामना किया। तराइन का ये तीसरा युद्ध था। देखिए, प्रथम दो युद्ध तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में ताजुद्दीन याल्दोज और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था, जिसमें ताजुद्दीन याल्दोज पराजित होकर बंदी बना लिया गया और कुछ समय पश्चात उसका वध कर दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश अपने एक विरोधी प्रतिद्वंदी और सिंहासन के दावेदार ताजुद्दीन याल्दोज का दमन करने में सफल रहा। उसकी उपलब्धियों में चौथा बिंदु बनता है नासिरुद्दीन कुबाचा के संबंध में। तो चौथा बिंदु हम बना सकते हैं कि नासिरुद्दीन कुबाचा का दमन। देखिए, नासिरुद्दीन कुबाचा भी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम और दास था। उसने भी अपनी निष्ठा और योग्यता से गौरी का है वो विश्वास अर्जित किया। गौरी ने उसे उच्च का सूबेदार नियुक्त किया। उच्च को उसने अपना केंद्र बनाकर मुल्तान, सिंध, सिबिस्तान वाले संपूर्ण क्षेत्र पर है वो अपना अधिकार कर लिया। और ऐबक की मृत्यु के बाद जब आराम शाह इल्तुतमिश से पराजित हो गया, तो इस स्थिति का लाभ उठाकर नासिरुद्दीन कुबाचा ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। किंतु कुछ ही समय पश्चात ताजुद्दीन याल्दोज ने उसे लाहौर से खदेड़ दिया और लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। किंतु 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में जब ताजुद्दीन याल्दोज इल्तुतमिश से पराजित होकर मारा गया, तो उस स्थिति का लाभ उठाकर नासिरुद्दीन कुबाचा ने पुनः लाहौर पर अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण किया और लाहौर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। पराजित कुबाचा ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर उसे वार्षिक कर देने का वचन दिया, किंतु इल्तुतमिश के वापस लौटते ही वह स्वतंत्र शासक की भांति शासन करने लगा और कर देना भी एक प्रकार से बंद कर दिया। इसी समय मध्य एशिया में मंगोल जो शक्ति थी, मंगोलों ने ख्वारिज्म के शाह को है वो एक प्रकार से पराजित कर खदेड़ दिया था। जो जलालुद्दीन मंगबर्नी, जो कि ख्वारिज्म का युवराज था, वो भारतीय पश्चिमोत्तर सीमांत की तरफ भागा और सिंधु नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, उस पंजाब वाले क्षेत्र में है वो मंगोलों से बचने के लिए आया और इस क्षेत्र में उसने है वो खोखरों का सहयोग प्राप्त करके पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परिणाम स्वरूप नासिरुद्दीन कुबाचा के अधिकार से एक प्रकार से पंजाब वाला क्षेत्र उसके आधिपत्य से निकल गया। उसका पीछा करते हुए लाखों की संख्या में मंगोलों ने भी कुबाचा के राज्य में अराजकता मचा दी। उन्होंने मुल्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1224 ईस्वी तक मंगोलों और जलालुद्दीन मंगबर्नी के कारण लाहौर और मुल्तान कुबाचा के नियंत्रण से वो एक प्रकार से स्वतंत्र हो चुके थे। कुबाचा था उसके नियंत्रण से मुक्त हो चुके थे। किंतु 1224 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबर्नी के फारस की ओर लौटते ही मंगोल भी उसका पीछा करते हुए लौट गए और कुबाचा की इस दुर्बल स्थिति का लाभ उठाते हुए इल्तुतमिश ने वो अचानक नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण किया
तथा मुल्तान और उच्च पर अधिकार कर लिया। मुल्तान और उच्च पर है वो इल्तुतमिश का अधिकार हो जाने के बाद नासिरुद्दीन कुबाचा ने जो सिंध का प्रसिद्ध दुर्ग था बखर दुर्ग, उसमें है वो शरण ली। इल्तुतमिश ने अपने सेनानायक जुनैदी को उसका पीछा करने के लिए भेजा। जुनैदी था उसका सेनानायक इल्तुतमिश का, उसने बखर के दुर्ग का है वो घेरा डाल दिया। लगभग 2 महीने की घेराबंदी के बाद जो नासिरुद्दीन कुबाचा था उसने एक नाव में बैठकर सिंधु नदी को पार कर भागने की कोशिश की, परंतु इल्तुतमिश की सेना द्वारा उसकी नाव को डुबो दिया गया और इस प्रकार नासिरुद्दीन कुबाचा का भी अंत हो गया। और इस प्रकार से जो इल्तुतमिश है वो अपने एक और प्रतिद्वंदी नासिरुद्दीन कुबाचा से भी मुक्ति प्राप्त करने में सफल रहा। अगली जो उसके सामने समस्या थी वो थी मंगोलों की। किस प्रकार से उसने मंगोल समस्या का है वो सामना किया और किस प्रकार से अपने और राज्य का अस्तित्व बचाए रख सका या तुर्की सल्तनत का अस्तित्व बचाए रखने में सफल रहा। तो अगला जो बिंदु बनेगा वो बनेगा मंगोलों की समस्या से निजात प्राप्त करना। देखिए 1221 ईस्वी में जो मंगोल थे उन्होंने है वो एक प्रकार से चीन, तुर्किस्तान, ईरान, फारस आदि वाले क्षेत्र पर बड़ी तीव्र गति से धावे बोलकर इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और मध्य एशिया का जो ख्वारिज्म का जो शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य था वो भी मंगोलों के आगे धराशायी हो गया। ख्वारिज्म का जो शाह था वो मंगोलों से पराजित होकर कैस्पियन सागर की तरफ भाग निकला। उसका जो पुत्र था युवराज जलालुद्दीन मंगबर्णी, वो मंगोलों के भय से भारत की तरफ भागा और उसने नासिरुद्दीन कुबाचा का जो पंजाब वाला क्षेत्र था उस पंजाब वाले क्षेत्र में है वो एक प्रकार से अधिक खोखरों से मित्रता स्थापित करके उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। किंतु उसका पीछा करते हुए मंगोल भी लाखों की संख्या में है वो उस क्षेत्र में आने लगे और मंगोलों का बढ़ता हुआ दबाव देखकर जलालुद्दीन मंगबर्णी ने अपना एक दूत इल्तुतमिश के पास सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश के सामने एक विकट परिस्थिति खड़ी हो गई। यदि वो जलालुद्दीन मंगबर्णी को सहायता प्रदान या शरण प्रदान करता तो मंगोल आक्रमण का उसे सामना करना पड़ता। ऐसी स्थिति में उसने कूटनीति से काम लेते हुए जलालुद्दीन मंगबर्णी को दूत के माध्यम से कहलवाया कि भारत की जो जलवायु है वो आपके युवराज के अनुकूल नहीं है, अतः उन्हें यह भारतीय क्षेत्र छोड़कर है वो वापस लौट जाना चाहिए। उस समय जो परिस्थितियां बनी हुई थी उन परिस्थितियों में जलालुद्दीन मंगबर्णी के लिए भी इल्तुतमिश पर आक्रमण करना एक प्रकार से उचित नहीं था। अतः ऐसी विकट परिस्थितियों में उसने भारत छोड़ देना ही उचित समझा और वो फारस की ओर भाग निकला। उसके फारस की ओर लौटते ही जो मंगोल थे वो भी उसका पीछा करते हुए वो भारतीय सीमा क्षेत्रों को छोड़कर जलालुद्दीन मंगबर्णी के पीछे चले गए। इस प्रकार इल्तुतमिश नवोदित तुर्की सल्तनत को मंगोलों के कहर से बचाने में सफल रहा। उसकी जो अगली जो उपलब्धि है वो थी एक प्रकार से बंगाल पर है वो अपना आधिपत्य स्थापित करने की, जिसे हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे या अगला जो वीडियो है उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।